अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबि इश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा, थ्योरी के एक और सेशन में हम बात कर लेते हैं। थ्योरी का भी एरिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के पुराने सेशन में उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो यूट्यूब पर डले हुए वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं शुरू के 2 लेक्चर तो अगेन मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। हैंडआउट भी जो ये डिटेल हैंडआउट जो थ्योरी का मैंने बनाया हुआ है, ये जिसमें मार्क्स वाइज सब कुछ आ रहा है कि कितने कितने मार्क्स का जो है थ्योरी का एरिया जो है पूछा गया है, क्वेश्चन वाइज पार्ट वाइज इसमें मेंशन है। ये भी मैं ग्रुप में वापस शेयर कर दूंगा और आपको जो है वो क्या कहते हैं ये शुरू के लेक्चर ही मिल जाएंगे। मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और जितना अगर किसी वजह से ग्रुप ग्रुप में नहीं आ पाता, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो ये नंबर नोट कर लिया, मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं रीजनेबल टाइम में जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करके इसमें हैंडआउट और ये जो लेक्चर है ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। ये इंशाल्लाह राफे बुक जो इंडेक्स था वो शेयर हो जाएगा। ये एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो हमारी बनी है। ये भी मैं इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं जो इंडेक्स है कि हमारी बुक में थ्योरी का किस किस पेज पे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपसे जो है ना क्या कहते हैं ये भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जल्द आपसे। ठीक है, ये आपसे उसमें शेयर हो जाएगा जो क्या कहते हैं अगेन ग्रुप है ना, ये वाला इंडेक्स। ठीक है, अभी सेशन के बाद ऑब्वियसली। ठीक है, पोर्टल पे भी सेपरेट है, बिल्कुल है, और यूट्यूब पे भी डाले मैंने पब्लिक ओपन किया हुआ यूट्यूब पे, ताकि ये कि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, अब मैं ज़रा कुछ यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि थ्योरी पे हमने शुरू शुरू में बात की थी। थ्योरी में 2 तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा हूँ कि पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या ऑलरेडी बात हुई है, और फिर उसके बाद जो है ना हम थ्योरी के कुछ क्वेश्चन को लिख के भी सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेपर्स करीब हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, मगर ऑब्वियसली एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे कुछ बात हम ऑलरेडी कर लेते हैं। कुछ थ्योरी की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है और कुछ हमें अभी करनी है। ठीक है जी, ये मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूँ, परेशानी हो। अच्छा जी, थ्योरी के 2 तरह के सवाल आते हैं जैसे कि स्क्रीन में नजर आ रहा है। एक जनरल थ्योरी आती है, ठीक है, जिसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और एक आती है सिनेरियो बेस्ड थ्योरी। ठीक है, एक जनरल थ्योरी आती है और एक सिनेरियो बेस्ड थ्योरी आती है। जनरल थ्योरी से क्या मुराद है, इसको मैं रॉ थ्योरी भी कहता हूँ। ठीक है, तो मैं बस रिकैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक वापस एक थोड़ा सा टेम्पो बन जाए थ्योरी का, और फिर हम थ्योरी के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, जनरल थ्योरी से मुराद ये है कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, किन फैक्टर को कंसिडर करना होता है, यूजुअल जनरल फैक्टर्स, एपीवी की क्यों 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 एपीवी दुनिया में आया। ठीक है, वैल्यूएशन टेक्निक्स में बताते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बुराइयां कर लें, सीएपीएम की बुराइयां कर लें, डिविडेंड वैल्यूएशन बेहतर है, सीएपीएम बेहतर है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं आपसे जो है ये बोल सकता है कि भाई आप जो हैजिंग के जो टेक्निक्स होती हैं उनको एक्सप्लेन कर दें, हैजिंग टेक्निक कौन सी ज़्यादा अच्छी। इस तरह की जनरल थ्योरी जो है रॉ थ्योरी, वैक कब यूज हो सकता है, डिस्काउंट फैक्टर, वैक की लिमिटेशन बता दें, वैक की क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये सारी जनरल थ्योरी है जो आप जो है क्या कहते हैं बहुत आसानी से आप हमारी किताब से भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो आप आई कैप का स्टडी आई कैप के उससे भी देख सकते हैं, जो आई कैप का जो है ना क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट, आई कैप का स्टडी कैसे यूज़ करना है वो मैंने वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, पिछले सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम सिनेरियो बेस्ड थ्योरी की बात करते हैं। सिनेरियो बेस्ड थ्योरी को थोड़ा संजीदा देखने की जरूरत होती है। सिनेरियो बेस्ड थ्योरी में जो अक्सर एग्जामिनर का मसला रहा है ना, प्लीज बात को समझिएगा, बार बार मैं इस बात इसलिए दोहरा भी रहा हूँ, हालांकि पीछे बात हो चुकी है कि आई कैप का ये एक्सपेक्टेशन है हमसे कि भाई आपको ना एमएससीक्यू के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बात समझिएगा, जो एमएससीक्यू का पेपर होता है ना, ये पूरा थियोरेटिकल बेस्ड पेपर होता है। तो बीएफडी में थ्योरी ज्यादा आने की एक वजह ये भी है, एक वजह ये है कि दूसरे जो बोर्ड हैं, एसीसीए हो गया, आईसीडब्ल्यू हो गया, वहाँ भी ज्यादा थ्योरी आ रही है। वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता है, मैंने खुद एसीसीए किया हुआ है, मुझे याद है अच्छे तरीके से। जब मैं F9 का पेपर दे रहा था तो मैं हैरान हो रहा था, मैं कह रहा था यार ये कैलकुलेशन का पेपर है, थ्योरी का पेपर है। 45 मार्क्स की या 50 मार्क्स की कैलकुलेशन थी और 50 या 55 मार्क्स की थ्योरी थी, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि थ्योरी थोड़ी ज्यादा थी। सेम फॉर P4 एज वेल, जब मैं P4 का पेपर दे रहा था जिसे हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते थे एसीसीए में, मैं सीए से पहले एसीसीए किया हुआ था, तो मैं वहां भी ये सोच रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, इन्फैक्ट मैंने जब पढ़ाया एसीसीए तो मुझे वहां पे ये अंदाजा हुआ कि वहाँ थोड़ा थ्योरी पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा ज्यादा लेवल पे। अब ये चीज हम देख रहे हैं ऐसे आई कैप में आ रही है, तो ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है और ये बढ़ेगा। और इसलिए भी एक दूसरी लॉजिक मैंने आपको बताया कि एमएससी2 के अंदर तो है ही थ्योरी, वहां तो बीएफडी का भी थ्योरेटिकल एरिया ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर मतलब बात करें, मैं हैमरिंग कर रहा हूँ इसीलिए आपके बार बार कि भाई आप इसको भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आपको यहाँ भी हेल्प करेगी बीएफडी में और एमएससी2 में तो ठीक ठाक हेल्प करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो सिनेरियो बेस में एक मसला ये आ रहा है कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस पे काम करना है। एप्लीकेशन बेस का मतलब होता है कि जो सिनेरियो से कनेक्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर का, अगर आप एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे तो कुछ केस पे एग्जामिनर आपको ये बोलेगा क्वेश्चन वाइज कि भाई बच्चे ने थ्योरी अटेम्प्ट तो की थी, मगर थ्योरी में अटेम्प्ट करने के बाद उसने उसको कनेक्ट नहीं किया, उसने उसको अलाइन नहीं किया, उसने उसको मैच नहीं किया, उसने उसको लिंक नहीं किया
सिनेरियो के साथ लिंक नहीं किया, क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं किया, जो कि गैर मुनासिब बात है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये कि यार ये हमने कुछ क्वेश्चन शुरू के कर लिए हैं ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, तो मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा, 15 पूरा सॉल्व हो गया हमारा, 15 पूरा सॉल्व हो चुका है हमारा। आज हम बात करेंगे 16 से इंशाल्लाह। ठीक है, समर 2016 से स्टार्ट करेंगे हम। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं आपके, हमने ऑलरेडी अपने जो है ना कितने कवरेज कर लिया और बहुत अच्छे लेवल पे कवरेज करी हुई है। ये थ्योरी का हैंडआउट जो है ये मैंने जिससे कहा कि शेयर हो जाएगा, इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में जो जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, फिर उसके सोल्यूशन आ रहे हैं। विंटर 15 के ऊपर क्वेश्चन आ गए, विंटर 15 की थ्योरी आ गई। इसी तरह फिर समर 16 के क्वेश्चन आएंगे और फिर समर 16 की थ्योरी आ जाएगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज समर 16 से। समर 16 भी आई थिंक मेरे ख्याल से हम शायद कर चुके हैं। हाँ, ये कर दिया ना समर 16। समर 16 के बल्कि विंटर 16 भी आई थिंक हो चुका है, मंगल लिमिटेड भी हमसे करके था। अब हम बात करते हैं जरा समर 17। ठीक है जी। अच्छा, अब समर 17 से बात शुरू हो रही है, गौर से देखिएगा जरा प्लीज। समर 2017, पहला आप जरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम जो है वो इसकी कमेंट भी देख लेंगे क्या कह रहे हैं हमसे सवाल में। ये कह रहे हैं एडवाइस। अच्छा, ये तो पहला पार्ट कैलकुलेशन था, इसको हम नहीं फॉलो करें, हम सेकंड पार्ट में बात करें। अच्छा, मैं ग्रुप पे एक दफ़ा हैंडआउट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। राइट अ ब्रीफ मेमोरेंडम टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कसिंग द एडवांटेज ऑफ लेवरेज फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज किसे कहते हैं? वेलकम जी। बाकी इस ग्रुप में आप और भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, खुद से मैंने सेटिंग ऐसी की हुई है, जो लोग बीएफडी दे रहे हो आप चाहें तो उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी इसी तरह यूजफुल स्टफ जो है मिलता रहे। जी, लेवरेज किसे कहते हैं जी, बताएं जरा कमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा, गेयरिंग को कहते हैं, गेयरिंग को कहते हैं। तो गेयरिंग के एडवांटेज बता दें जरा, क्या होते हैं एडवांटेजेस? गियरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? एक दो तीन, जल्दी से बताएं, शाबाश। पेपर में सवाल आया भाई, ये 3 मार्क का सवाल है, आसान का सवाल है, बहुत आसानी से हम इस पे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, और बताएं, शाबाश, बिल्कुल सही है। एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा। तो डिसएडवांटेज पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ एडवांटेज पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, डिसएडवांटेज पे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, जिनके पास हमारी किताब मौजूद है वो टेंशन ना लें, ये ऑलरेडी हमारी किताब में सब कुछ मौजूद है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किताबें मौजूद नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब नई किताबें मौजूद है। जिसका पुरानी किताब है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें ये नहीं मिलेगा, मगर आपको नई किताबें ये मिल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो ये फायदा हो जाता है कि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग मिल जाती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और बताएं इसके अलावा? ठीक है, टैक्स सेविंग मिल जाती है, बिल्कुल सही है, वैक कम हो जाता है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, शेयर डाइल्यूट नहीं होते, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और ठीक है, तो 3 मार्क का 3 बातें लिख लेते हैं हम, आई थिंक 3 बातें इनफ होंगी, मोर देन। एक ये कि लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी। क्यों ऐसा होता है? एज लेस रिस्क टू शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, एज इट पजेस लेस रिस्क फॉर इन्वेस्टर। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, लेस रिस्क लेस रिटर्न। जब इसीलिए हम उनको सामने वाले को कम रिटर्न देते हैं, शेयर में रिस्क ज्यादा है तो उनको रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है, तो जस्टिफाई भी करते हैं ना ताकि लगे कि हाँ यार आप पढ़ के आए हो। दूसरा ये कि ड्यू टू टैक्स सेविंग्स, ये ये कह लें कि इंटरेस्ट क्वालिफाइज फॉर टैक्स सेविंग। तो इसी लैंग्वेज में थोड़ी एडवांस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हेंस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेट। फिर इसके बाद रिडक्शन इन वैक, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेट एंड रिड्यूस वैक। ठीक है, रिडक्शन इन वैक विल लीड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंपनी। वैल्यू ऑफ कंपनी याद आ रही है किसी को? अब आप चूंकि पूरा कोर्स पढ़ चुके हो, मैं आपसे ये बातें कर सकता हूँ। कैश फ्लो टेक्निक में हम यही करते हैं, कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं वैक, कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं वैक पे, ऐसा ही है। तो वैल्यू ऑफ कंपनी आती है, उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। तो लोअर वैक होगा तो फिर हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, कंपनी की वर्थ बढ़ जाएगी। बैठे बैठे कंपनी की वर्थ बढ़ गई, क्या ख्याल है? प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी, वेरी गुड। डिस्काउंट बैठे छोटा होता है तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आती है, बिल्कुल सही कहा उमर छापे आपने, बेहतरीन बात कर दी। ठीक है, नोट करें इन बातों को जरा। अभी ये मैं नोट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आपकी हैबिट बने।
अनफॉर्चुनेटली मसला क्या, मैं भी ऐसा ही था। जब मैं बीएफडी की तैयारी करता था मुझे भी थ्योरी से कोई खास लगाव नहीं था उस वक्त। मगर अब तो खैर अल्लाह का शुक्र, मैं MSL 2 पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी थ्योरी लिखनी पड़ती है। CFF 3 पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी थ्योरी काफ़ी आ जाती है। तो अब मुझे बीएफडी में ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ाते हुए भी इसका मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, और थ्योरी लिखते हुए भी मसला नहीं होता। मगर अब आपको भी ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि यार देखें, हम आपको ऑलराउंडर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बीएफडी में आप लिखते हैं, ऑडिट में थ्योरी बिल्कुल लिखते हैं ना, SPM में भी लिखनी पड़ रही है अब तो थ्योरी, वरना SPM में मसला हो जाता है क्योंकि पेपर थोड़ा स्नैरियो बेस्ड आ रहा है, थोड़ा सा स्नैरियो से लिंक्ड आ रहा है। तो प्लीज़ देखें, इसको भी अभी लिखें मेरे सामने, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी से लिखेंगे। देखिए यार जितनी बातें हो रही है ना, आज का जो सेशन है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने इतनी सारी बातें की कि भाई कैसे रिमेनिंग डेज में काम करना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, अभी हम सेकंड पार्ट में थ्योरी पे काम करेंगे। देखें ये इस बात बेस पे हो रही है कि हमारी अटैम्प्ट बच जाए। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती है, मगर बात ये है कि हम जो इतना मैक्सिमम कर सकते हैं हम तो करें ना यार। ठीक है, तो सिंसियर एफर्ट के साथ हमें काम करना है और कोशिश ये करनी है कि नहीं यार हम वो गलतियां ना करें जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। ठीक है, ये सही है, इनका आंसर लिखा हुआ है, इन्होंने रिपोर्ट फॉर्म में बोला था, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपके सामने आ गया। अब यहाँ पेपर में आप स्टिकी पैड लगा सकते हैं कि आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट देख रहे हैं, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, ये रिपोर्ट के फॉर्मेट में ये सारी बातें होनी चाहिए। डियर सर, ठीक है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है अभी सर, वो जब पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह तो वो आई के बाद वो कॉन्ग्रेचुलेट कर देगा इंशाल्लाह। योर्स ट्रूली। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कोई मसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है रिपोर्ट में कोई मसला है तो यार ये देखिए कितना आसान सा फॉर्मेट है। मेमोरेंडम कह लें, रिपोर्ट कह लें, मेमोरेंडम रिपोर्ट का फॉर्मेट ये है, क्योंकि पेपर में 1-2 मार्क होते हैं कभी कभार। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक थोड़ा सा, अच्छा जी, अगला सवाल आपके सामने, मैं दिखाना नहीं चाह रहा बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी। हाँ, ब्रीफ डिस्कस 4 फैक्टर दैट वुड इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई 4 फैक्टर बताते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये सवाल का जवाब क्या आपको बुक से मिल सकता है हमारी, या आईकैप की? यस और नो में जवाब देंगे, या आपको सोच के ही लिखना है? ऊपर वाला सवाल आपने सोच के लिख दिया, बुक से मिल सकता था मगर उसके लिए मेरे ख्याल से बुक की जरूरत नहीं थी। ऐसे एक सवाल का जवाब दें, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। कौन से चैप्टर में मिलेगा? मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर आप डिविडेंड थ्योरीज का टॉपिक फॉलो करते हैं तो। ऐसा है नहीं है? हाँ, डिविडेंड थ्योरी से मिल जाएगा आसानी से। एग्री करते हैं? दिखाऊं क्या मैं आपको? समझते हैं आप? तो बुक में जो डिविडेंड थ्योरी का टॉपिक है वहां से मिल सकता है आपको। अच्छा चलिए, आप मुझे वैसे बता दें क्या क्या पॉइंट होते हैं वैसे डिविडेंड पे करते हुए, क्या क्या देखा जाता है? किसी को याद है? मैं नीचे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो नीचे इसका आंसर मौजूद है यार। जी बताएं। यहीं पे ही मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं वो कर दूं, फैक्टर्स को लिख दूं। डिटेल अभी नहीं लिख रहा टाइम की कमी की वजह से, ताकि कवर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इसका मैं आंसर ऊपर लिख रहा हूँ। तो एक तो ये सिग्नलिंग इफेक्ट समझते हैं कि कितना सिग्नल जा रहा है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है सिग्नलिंग इफेक्ट। क्या मतलब होता है सिग्नलिंग इफेक्ट का? इफ डिविडेंड पॉलिसी डिफर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन कुछ है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपने डिविडेंड नहीं दिया, आपकी डिविडेंड पॉलिसी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुई, में पास एडवर्स सिग्नल टू शेयर होल्डर्स। एग्री करेंगे? चले मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। हाँ, और फैक्टर डिविडेंड डिविडेंड पे करना है, किन फैक्टर को देखेंगे बताएं जल्दी से, बहुत लॉजिकल है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही कहा किसी ने कि प्रॉफिट्स हो या नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है तो मसला हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, नहीं समझे बात? पीआईए के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, कैसे डिविडेंड देंगे? पीएसओ के साथ मसला हो गया था अभी, ऑयल खरीदने के पैसा नहीं था इनके पास, कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ पीएसओ की। लिक्विडिटी पोजीशन, वेदर इनफ, इतनी सारे पैसे हमने कहीं प्रोजेक्ट में लगा दिए। मुश्किल थ्योरी तो नहीं है यार, बुक के अलावा भी लिख सकते हैं हम तो। और बताएं, शेयरहोल्डर एक्सपेक्टेशन आ गया सिग्नलिंग इफेक्ट में। और बताएं,
लीगल कॉन्स्टेंट देख लें, ठीक है, वो आपने पढ़ा है, रिपेट्रिएशन का मसला होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल में, याद आ रहा है किसी को कि इतना अमाउंट नहीं ले जा सकते, इतना अमाउंट रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, इतना अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा। 2014 का सवाल था, अगर किसी को याद आ रहा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल का, वहां भी एडजस्टमेंट थी बड़ी खतरनाक वाली, और गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नहीं समझे? कांट यूज शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो वो फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, कौन से रिजर्व यूज होते हैं, कौन से यूज रिजर्व नहीं हो सकते, ठीक है। और क्या देखना पड़ेगा आपको, हाँ, डिविडेंड पे करने में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, आपने डिविडेंड पे कर दिया, अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसा ही नहीं बचा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी। फिर एक और चीज होती है क्लाइंटेल इफेक्ट, आपके शेयर होल्डर कौन है, क्लाइंटेल इफेक्ट याद आ रहा है किसी को? अगर गरीब शेयर होल्डर है, ज्यादातर आपके लो इनकम शेयर होल्डर है, उनको डिविडेंड चाहिए, वरना वो कंपनी का शेयर बेच देंगे। और अगर आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियां, आरिफ हबीब, अकील करीम रेड्डी जैसे लोग हैं आपके पास, बींगा शेयर होल्डर, तो उनको मसला नहीं है, डिविडेंड दे दो, कहते हैं कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पे काम करो। क्लाइंटेल इफेक्ट याद आ रहा है, ये एक चीज होती थी। तो 4 इसने मांगे, हमने 6 लिख दिए, 6 नहीं लिखने पेपर में, 4 ही लिखने हैं। बुक में तो मेरे ख्याल से 7-8 इफेक्ट लिखे हुए हैं। आसान सवाल था, निकाल देंगे पेपर में, कोई मसला तो नहीं होगा। जल्दी से नोट करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। अच्छा, इसका नीचे पीछे सोल्यूशन भी मौजूद है वैसे, तो नोट कर लें। अच्छा, ये सारी बातें नीचे आ गई, लीगल कॉन्स्टेंट और गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, लिक्विडिटी पोजीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कितनी करनी है, सिग्नलिंग इफेक्ट, ये सारी बातें आपको देखें नीचे नजर आ रही हैं। 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन पे। अब हम आते हैं जरा अगले सवाल पे, ठीक है। ये सन प्राइवेट लिमिटेड 2018 का, इसमें अगेन पहला पार्ट तो वो था कैलकुलेशन बेस्ड था, सेकंड पार्ट था लिस्ट 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वुड असिस्ट द डायरेक्टर इन इवैल्यूएटिंग द डिसीजन ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर को हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो डीमर्जर में कुछ और फैक्टर देखे जाते हैं, क्या क्या देखे जाएंगे, तो डीमर्जर करते हुए हम क्या करते हैं। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे सवाल था, इसलिए मैंने सवाल पूरा रखा है, ताकि आपको जब हम इस पे कमेंट करें तो आपको परेशानी ना हो। किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, जल्दी जल्दी बता दें, अगर आपने कैश फ्लो टेक्निक फॉलो की है, वैसे ही कैश फ्लो टेक्निक फॉलो करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं, जवाब दें, शाबाश। हाँ, फैक्टर्स क्या कंसिडर करेंगे, सोचें थोड़ा सा। ग्रोथ रेट पे बात हो सकती है, वेरी गुड पॉइंट, और बोलें, वेरी गुड पॉइंट। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, बहुत आगे चले गए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अजम्पशंस बिहाइंड कैश फ्लो, नहीं, जिन बेसिस पे हम अजम्पशन ले रहे हैं, ये डिसीजन ऑफ डीमर्जर हमारा डिसरिगार्ड हो जाएगा अगर हमें अपनी अजम्पशंस पे ही ट्रस्ट नहीं है। जो हम अजम्पशन ले रहे हैं कैश फ्लो के लिहाज से, कि ये कैश फ्लो इतने से ग्रो करेगा, ये कैश फ्लो इतने से ग्रो नहीं करेगा, ये कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यू होगा, ये कैश फ्लो कंटिन्यू नहीं होगा, ये कैश फ्लो एक्स्ट्रा आएगा, ये सैनर्जी मिलेगी, सैनर्जी नहीं मिलेगी, तो यार अजम्पशन रिगार्डिंग कैश फ्लोज एक इसको देखने की जरूरत है कि यार ये रिलायबल है, वेदर रिलायबल और नॉट। अगर रिलायबल अजम्पशन है तो ठीक है, अगर रिलायबल अजम्पशन नहीं है तो भाई फिर सॉरी, एग्री करेंगे। और क्या देखा जाता है, डीमर्जर करने जा रहे हैं, एक और चीज होती है, देखें ये कैश फ्लो कब के होते हैं, पास्ट के होते हैं नहीं, फ्यूचर के होते हैं नहीं, फ्यूचर के होते हैं हाँ, तो फ्यूचर इज अनसर्टन। ये जनरल आपको और टेक्निक में भी काम आएगा, खाली डीमर्जर के लिए नहीं। देयरफॉर नीड्स टू चेक वेदर अनसर्टेनिटी इज इनकॉर्पोरेटेड। पास्ट में हमने एक चीज पढ़ी है, अनसर्टेनिटी इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या है, आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपने वो टॉपिक पढ़ा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, प्रोबेबिलिटीज का सहारा लेते थे, कुछ याद आ रही है किसी को बात? अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया जाता है, हाँ, ऐसा है नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, नीड टू चेक। अच्छा, एक और बात भी ध्यान में रखनी है आपने,
डीमर्जर कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं कंपनी को। तो मुझे बताएं, छोटी कंपनी को अक्वायर करना आसान है या बड़ी कंपनी को अक्वायर करना आसान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डीमर्ज कर दिया यानी कि तोड़ दिया, पहले एक ही कंपनी थी ए और बी, अब सॉरी ए बी, अब ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सनोफी अलग हो गया, अवेंटस अलग हो गया, लेट से, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? टेक ओवर करना आसान है या नहीं है? एंटिटीज आफ्टर डीमर्जर becomes small, so more exposed to risk of being take over। उसको टेक ओवर किया जा सकता है, कोई आगे आपकी कंपनी को खरीद के चला जाए, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे ना यार। छोटी कंपनी को एक्वायर करना आसान है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, फिर एक और बात भी देखनी पड़ती है क्या, कि स्मॉल कंपनीज यूजुअली फेस मोर डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस। मेरी बात समझ आ रही है? आपने डीमर्जर कर दिया शौक में आके, फाइनेंस ही नहीं मिला दोनों कंपनियों को, दोनों मिलके काम करते थे, बड़ी कंपनी थी, फाइनेंस रेज करना आसान था। मुझे बताया ना किसको फाइनेंस रेज करना आसान होता है? वैलिड पॉइंट है नहीं है? ये 2016 का सवाल है, विंटर सॉरी 2018 का सवाल है, विंटर 18 का। अब्दुल राफे हैंडआउट में पेज नंबर 26 है जो हैंडआउट शेयर किए गए। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? बड़ी कंपनी को वेलकम जी, बड़ी कंपनी को लोन आसानी से मिल जाता है, छोटी कंपनी तो बेचारी जो है वो पिस जाती है, उसको तो फाइनेंस रेज करना ही मसला होता है। तो ये भी एक इशू है, आपको डीमर्जर करते हैं इस बात को देखना चाहिए। ओल्ड बुक में पेज नंबर 276 है जी, मोहसिन मुनव्वर कह रहे हैं, पेज नंबर 276 है, अगर आप पुरानी बुक हमारी बीएफडी की इस्तेमाल करते हैं। खैर, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। और इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि यार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, परसेप्शन ऑफ पॉसिबल रिएक्शन ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स टूवर्ड्स इंडिविजुअल एंटिटीज। स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? शेयर होल्डर्स क्या कैसे देखते हैं इसको, क्रेडिटर कैसे देखते हैं, कस्टमर कैसे देखते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? लास्ट में एक और बात करते चलूं, लॉस ऑफ साइनर्जीज, एग्री करेंगे? टेक ओवर में साइनर्जीज मिलती थी, याद आ रहा है? जब आप डीमर्जर कर देंगे तो साइनर्जीज आपकी कम हो जाएंगी। भाई मेरी बात समझ आ रही है? इंक्रीज कॉस्ट का मतलब यही है ना कि जो साइनर्जी का बेनिफिट मिलता था वो खत्म हो जाएगा। मुझे बताएं ईमानदारी से, आसान सवाल है मुश्किल सवाल है? 4 पॉइंट लिखने हैं, मेरे ख्याल से हमने 6 पॉइंट लिख लिए और अभी भी मैं एक दो पॉइंट और लिख सकता हूँ। तो ये इस तरह के सवाल पेपर में बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में इस बात इसलिए की क्योंकि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक पे काम हुआ था, तो सवाल का फ्लेवर भी ऐड हो गया। और थोड़ा सा इसको और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं उनके नाम लेके, एसपीएल और क्या नाम है, एसडी, एसडी और एचडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इस तरह के सवाल में बड़ा आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, इसका सोल्यूशन वैसे मौजूद है नेक्स्ट पेज पे। इन्होंने 6 बातें लिखी हैं, मगर इन्होंने एक दो बातें मेरे ख्याल से थोड़ी डिफरेंट है, बाकी बातें ऑलमोस्ट सीक्वेंस आगे पीछे हुई हुई है। डेट फाइनेंस की इन्होंने बात की है, ठीक है, टेक ओवर की इन्होंने बात की है, व्यूज ऑफ शेयर होल्डर्स की इन्होंने बात की है, और क्या कहिए, अनसर्टेनिटी की इन्होंने बात की है, अजम्पशंस की इन्होंने बात की है, और एक बात और क्या की इन्होंने, रिस्क प्रोफाइल की बात की। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क इंडिविजुअली अब एसेस होगा, रिस्क प्रोफाइल अब आपका अलग अलग देखा जाएगा। रिस्क प्रोफाइल पहले एक साथ देखा जाता था, अब अलग अलग देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं, कौन ज्यादा कंपनी रिस्की है? बड़ी कंपनी ज्यादा रिस्की होती है बीइंग एन इन्वेस्टर के लिए, या छोटी छोटी कंपनियां ज्यादा रिस्की होती है? जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा ही सवाल है मेरा आपसे। कंबाइंड एंटिटी का रिस्क ज्यादा होता है इन्वेस्टर के लिए, आप इन्वेस्टर हैं, आप एक कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं, आपके लिए कहाँ रिस्क ज्यादा होगा? कंबाइंड कंपनी में रिस्क ज्यादा होगा या इंडिविजुअल में ज्यादा होगा? प्लीज सोच के बताइएगा यार,
प्लीज पार्टिसिपेट करें। देखें ये अगेन एनालिटिकल काम करना, एग्जामिनर खुद कह रहा है आपसे कि एनालिटिकल चलो, बच्चे नहीं कर पा रहे। आपके लिए ज्यादा बीइंग एन इन्वेस्टर सेफ क्या है? ऑब्वियसली बड़ी कंपनी सेफ इसलिए क्योंकि उसमें रिस्क आपस में एडजस्ट हो रहा है। अगर कोई एक कंपनी रिस्की है भी ज्यादा उन दो में से जो मर्ज होके आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो यार एक का रिस्क कम भी होगा ना, तो ओवरऑल आपको कम हो जाएगा। बिल्कुल इंडिविजुअल का रिस्क ज्यादा होता है, तो ये रिस्क प्रोफाइल वाला एलिमेंट भी आप जरूर लिखिएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने था। अब देखें वही वाली बात है, मैंने क्या किया, मैंने ये लिखा, मैंने आंसर से कंपेयर किया, सजेस्टेड आंसर थे। अब मुझे एक नई चीज नजर आई जो मेरे आंसर में नहीं थी, तो मैंने नंबर 7 ऐड कर दिया के about risk is industry detail, the risk profile of either or both the division might differ significantly. Need to consider risk profiles of individual entities. मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ना कि यार आपने थ्योरी को प्रिपेयर कैसे करना है, कि आपका अपना पहले आंसर होगा, फिर आप जब आंसर आईकैप से कंपेयर करेंगे और आपको लगता है कि यार एक पॉइंट मैं मिस कर गया, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा था और आईकैप ने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो आपने उसको बाद में अलग से लिख दिया। ये चाहे तो आप एज कॉपी कर दें यहाँ पे, ये चाहे तो अपने वर्ड में कॉपी कर दें, मगर गलत नहीं लिखिएगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप क्लियर है ये बात हमें? ठीक है, तो विंटर 18 का सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं जरा 2019 के सवाल पे। ये क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस अदर रेलेवेंट फैक्टर दैट डायरेक्टर एंड शेयरहोल्डर ऑफ बोथ कंपनी में कंसीडर व्हाइल इवैल्यूएटिंग प्रपोज्ड टेक ओवर। अब आप टेक ओवर करने जा रहे हैं, किन फैक्टर को देखेंगे? ऐसा एक सवाल हमने क्लास में किया था दानिश के नाम से, किसी को याद है? दानिश के नाम से एक सवाल किया था। तो जब टेक ओवर किए करते हैं तो क्या क्या देखा जाता है? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ये एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा है, बहुत कंपनी लिखा हुआ है। मैंने सवाल पूरा इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो ए पार्ट में इतना कोई काम की बात नहीं थी। येलो लिमिटेड का सवाल है ये मेरे ख्याल से, इसमें फ्री कैश फ्लो इक्विटी फॉलो हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद इंडस्ट्री सेम थी, फ्री कैश फ्लो इक्विटी है नहीं, मगर इसमें शायद एयरलाइन इंडस्ट्री थी। इसका ए पार्ट मुझे जो याद आ रहा है। खैर जी, जल्दी जल्दी बताएं क्या लगता है आपको? अगर हम टेक ओवर करने जा रहे हैं तो दोनों कंपनीज को क्या कंसीडर करना होगा? बोथ कंपनीज का मतलब है एक्वायरर के लिए अलग बात करेंगे और टारगेट के लिए अलग बात करेंगे आप। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय एक्वायरर, पार्टिसिपेट करना जरूरी है यार। देखिए आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है, कुछ इनपुट आ रहा है, और आपको भी फायदा होगा कि हाँ ये पता चल जाएगा आप सही कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय एक्वायरर, क्या देखेगा एक्वायरर? सोचिए, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात ये देखेगा कि भाई आपको, अच्छा एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, ये सवाल अगेन मैंने सोच के थोड़ा सा आपको ए पार्ट नहीं रखा हुआ। एक मिनट मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, एक मिनट मैं अजान के बाद बात करता हूँ, आप इसको जरा सोचें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई साइनर्जीज और गेन टू शेयर होल्डर का एक्वायरर, याद आ रहा है शेयर होल्डर का कम गेन निकालते थे, एक्वायरर एक्वायरर को कितना गेन मिल रहा है। दूसरा और क्या देखता है वो, कि जैसे साइनर्जी में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सेल्स एनर्जीज, अगर मार्क्स देख के बात करनी चाहिए हमें, 6 मार्क्स का सवाल है, ठीक है ज़्यादा डिटेल नहीं लिख सकते हम, बट टाइम नहीं होगा इतना। मगर अगर ये 10-12 मार्क्स का सवाल होता तो हम और एक्सप्लेन करते हैं। सेल्स एनर्जी होती है, कॉस्ट एनर्जीज होती है, याद आ रही है बात? सेल्स एनर्जी का मतलब है मार्केट शेयर बढ़ जाता है, कॉस्ट एनर्जी का मतलब है इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है, फाइनेंशियल एनर्जीज का मतलब है कि आपको सस्ता लोन मिलने लगता है। ठीक है, अच्छा एक और बात भी ध्यान में रखनी है, तो दूसरा ये कि यार आपको ये भी देखना है कि यार ये कि एक और कॉन्सेप्ट होता है कंपेटिबिलिटी और बोथ कंपनीज। कंपेटिबिलिटी समझते हैं? वेदर बोथ कंपनीज कैन एडजस्ट, क्या दोनों कंपनी एडजस्ट हो सकती हैं? कंपेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यार कोई आपस में क्लैशेस तो नहीं आएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी पाकिस्तान कराची में, सही है, दूसरी कंपनी जो है वो लाहौर में। अब कराची और लाहौर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कल्चरल इश्यूज भी हैं,
ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस भी हैं कुछ केस में कह सकते हैं, तो कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है। फिर दूसरा एक और मसला होता है, आजकल तो दुनिया आईटी पे जा रही, आपके यहाँ सॉफ्टवेयर कुछ और यूज हो रहा है, सामने सॉफ्टवेयर कुछ और यूज हो रहा है, आपके यहाँ सैप यूज हो रहा है, वहाँ पे ओरेकल यूज हो रहा है या ओडो यूज हो रहा है मिसाल के तौर पे। तो ये सारे फैक्टर भी आपको देखने पड़ते हैं कि कंपैटिबिलिटी बैठती नहीं बैठती, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती तो उल्टा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, फिर उल्टा नेगेटिव सिनर्जीज हो जाती, तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसको भी देखने की जरूरत है कि कंपैटिबिलिटी कैसी है। ठीक है, उसके अलावा ये आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें ये भी देखना होता है कि हम फाइनेंस कहाँ से करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात भी आपको देखनी चाहिए कि इफ इशूइंग शेयर्स, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, जो कि शायद इस सवाल में हम कर भी रहे थे, हमें शेयर रेशो निकालना था, तो क्या देखना चाहिए? नीड टू कंसिडर चेंज इन वोटिंग पावर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतनी वोटिंग पावर दे रहे हैं कि आपकी अपनी सिग्निफिकेंस कम हो रही है? कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया टीजेड ने, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बहुत प्यारी बात की, जबरदस्त। ये वर्ड पेपर में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा आपको मार्क्स दिलवाते हैं। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बहुत प्यारी बात की कि जो अब बातें हम सादा लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, आपने उसको एक वर्ड में लिख दिया, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल सही है। अच्छा और क्या देखने की जरूरत है कि अगर आप एक्वायर करने जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनीज हु हैव हु आर वो क्या कहते हैं कि दैट आर सॉरी ये लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल। ये भी देखने की जरूरत है कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल है सेल करने के लिए। आप एक्वायर करना चाहते हैं मगर वो कंपनी अवेलेबल ही नहीं है, बिकने को तैयार ही नहीं है बिकने को, या एक आधी कंपनी अवेलेबल है, तो मुश्किल हो जाती है बात। तो आप जब एक्विजिशन करने जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि यार कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल है, लोकल अवेलेबल है या इंटरनेशनल अवेलेबल है, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, और कंपनी का मतलब है अवेलेबल फॉर सेल एंड देयर परफॉर्मेंसेस। भाई देखें ना, आप एक्वायर करने जा रहे हैं तो ये भी देखेंगे कंपनी कौन सी अवेलेबल है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। पीआईए एक्वायर होने जा रही है, आपको पता है पीआईए को एक्वायर करना सरदर्द है। मैं इतने सारे एम्प्लॉय से कैसे निपटूंगा, यूनियन से कैसे निपटूंगा, सही है, पुराने जहाज को कैसे निपटूंगा, ये बड़े मसले मसाइल है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। कल्चर वाली बात इसमें आ जाएगी, टीजेड कल्चर वाली बात यहाँ से आ जाएगी, कल्चर में नॉट अलाइन, ये बात हम यहाँ कर लेते हैं, ये वर्ड सही है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन बहुत बात की बात है वसीम अब्बास, इसको यहाँ पे ना लिखें। अच्छा अब ये 6 मार्क का सवाल है भाई, देखो ये भी है कि ये एक्वायरर के लिए ना, टारगेट के लिए भी तो देखो क्या देखना चाहिए। टारगेट का शेयर होल्डर क्या देखेगा? टारगेट का शेयर होल्डर बहुत सारी चीजें देखता है, इसमें और सारी बातें आ जाएंगी। अगर आप वो फ्री कैश फ्लो मेथड यूज करो तो डिस्काउंट फैक्टर, फिर वो ऊपर जो बातें की थी क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स, अनसर्टेनिटी, ये सारी बातें इसमें आप लिस्ट में ऐड कर लो। मगर चूंकि 6 मार्क का सवाल है तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट लिखने चाहिए हमें यहाँ पे, बाकी 3 पॉइंट यहाँ लिखने चाहिए। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स। टारगेट कंपनी को क्या देखना चाहिए, जल्दी बताएं, टारगेट कंपनी क्या देखेगी कि जो बंदा सामने उसको एक्वायर करने आ रहा है, जल्दी बताएं, शाबाश। हाँ, पहले तो देखेगी प्राइस ऑफर्ड फॉर टेक ओवर। ठीक है, वो क्या कहते हैं, प्राइस ऑफर टू टेक ओवर रिजल्ट्स इन हाउ मच बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स। आसान लफ्जों में बात करूं, मैं पहले सादा लफ्जों में बात कर रहा हूं, गेन टू शेयर होल्डर्स। कितना गेन मिल रहा है? कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा, दो थोड़े पैसे ऊपर मिल रहे हैं तो बेकार है, ज्यादा पैसे ऊपर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, प्राइस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिल रही है, नहीं मिल रही, बहुत अच्छी बात है। गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनी, बिल्कुल सही है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, क्या दम वम है उनके अंदर? नहीं है। हाँ भाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा क्यों, क्यों ऐसा किया जा रहा है?
इन केस ऑफ एक्विजिशन थ्रू शेयर एक्सचेंज, क्योंकि इस सवाल में शेयर एक्सचेंज था इसलिए मैं शेयर एक्सचेंज की बातें ज्यादा करूंगा। भाई देखो ना, अगर सामने वाली कंपनी ने आपको क्या ही दे दिया, फिर आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट हर जगह नहीं चलेगा। आप सामने वाली कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखेंगे कि एक्वायरिंग कंपनी का फ्यूचर में क्या कोई प्रोस्पेक्ट है भी या नहीं। ये तो नहीं कि वो दोबारा फट जाएगा। क्यों ऐसा पूछा जा रहा है? क्योंकि भाई हम पैसे लेके बाहर नहीं आ रहे, वो सामने वाली कंपनी कह रही है हमारे शेयर ले लो। तो अगर हम एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं तो हमें उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए? मुझे बताएं, जवाब दें। बहुत अच्छी बात की, ये अच्छा पॉइंट है। ये एफ सिद्दीकी ने भी बताया और मोहम्मद जामिद हामिद ने भी बताया कि हमें ये भी देखने की जरूरत है डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ एक्वायरर। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, और क्या देखने की जरूरत है? वो तो गेन में बात आ गई मोहम्मद शाफे। वैल्यू ज्यादा मिली है नहीं मिली, वो गेन में बात आ गई। तो गेन हो रहा है नहीं हो रहा, कितना गेन हो रहा है? अच्छा, एक और चीज भी देखी जाएगी कि वेदर, आपको याद है शेयर होल्डर का गेन 200 में बढ़ता था और ओवरऑल गेन 200 में बढ़ता था। वेदर हायर पोर्शन ऑफ गेन इज गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड और टारगेट कंपनी। ये तो नहीं सारा गेन वो लेके जा रहे हैं। भाई अगर एक्विजिशन हो रही है, सिनर्जीज आ रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो हमें भी तो मिलना चाहिए। ठीक है, वोटिंग पावर में भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर आप ज्यादा बस इस पे रहेगा, 6 मार्क का सवाल है। आई थिंक 3-3 पॉइंट भी लिखेंगे ना तो इनफ है। यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है। अच्छा, इस पे वैसे मैंने और पॉइंट लिखवाए थे, आपको अगर याद आ रहा हो, एक मर्जर इक्वेशन का सवाल था, इसमें दानिश के नाम से एक शेड्यूलर था, उसमें 8 मार्क की मैंने थ्योरी लिखवाई थी, बकायदा लिखवाई थी, प्रॉपर लिखवाई थी। सिर्फ बुलेट पॉइंट नहीं बनवाए थे। यहाँ भी मैं लिखवा रहा हूँ थ्योरी कि यार टेक के पेपर में आप कम से कम इस लेवल का तो लिखो जो लेवल का मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी बातें लिखनी होंगी। अच्छा, और मैं बातें दो चार ओरली बता देता हूँ। आपको ये भी देखना चाहिए वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर प्राइस। वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर प्राइस से पता चलता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि यार कोई पुराना खासा लीगल केसेस वगैरह तो नहीं चल रहा है। ये कौन देख रहा है? ये टारगेट कंपनी के शेयर देख रहे हैं, क्योंकि यार वो उसके शेयर बनने जा रहे हैं। शेयर एक्सचेंज रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। दानिश वॉज कंसर्न अबाउट लोअर डिविडेंड, यस बिल्कुल इस तरह की बात हुई वीडियो में टीजेड में। सही कहा आपने। अच्छा, अब ये बातें यहाँ पे कहीं लिखी हुई है इसने? हाँ, ये देखा सोल्यूशन आ गया। डायरेक्टर ऑफ शेयर को क्या देखना चाहिए? डायरेक्टर डब्ल्यूएल को क्या देखना चाहिए? ठीक है, अब इसमें कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि यार ऐड ऑन हो सकता है, वो आप ऐड ऑन कर देंगे। आपको टेक्निक समझ आ रही है ना? आपने पहले अपना आंसर ड्राफ्ट किया, फिर आपने इस आंसर को आई कैप के आंसर से मैच किया, और जो आपको वैलिड आंसर लग रहा है, लेट से आपको लग रहा है एक दो पॉइंट उन्होंने वैलिड लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन से लिख देंगे। ठीक है, और ये डिफरेंट कलर का पेन आपको पेपर में जाने से पहले बहुत हेल्प करेगा कि ये आपका समझे एक तरह का इशू लॉग होगा, मिस्टेक लॉग होगा कि हाँ यार ये बातें ऐसी हैं जो शायद मैं नहीं पिक कर पा रहा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आ जाए, ग्रीन लिमिटेड का सवाल है 2019 का। 2019 के सवाल में ना सी पार्ट में मसला था भाई, मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें आई कैप में आंसर भी इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसमें एक इशू है। तो आप उसको छोड़ दो सी पार्ट को, और ए पार्ट प्रैक्टिकल एरिया उसको भी छोड़ दो। बी और डी पार्ट में बात करेंगे, कमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ सलीम कादिर इन द लाइट ऑफ मिलर एंड मोदी एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंस। सलीम कादिर कह रहे हैं कि यार सलीम कादिर आर्ग्यूज दैट नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में रिजल्ट इन फॉल इन शेयर प्राइस। डिविडेंड थ्योरी पढ़ा है आपने? क्या ऐसा होता है? डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो एमएम की है, उसमें वो क्या, उसमें क्या ये बात होती है, सही है कि अगर आप डिविडेंड पे नहीं करोगे तो शेयर प्राइस गिर जाएगी? जवाब दें। हाँ, सलीम कादिर साहब कह रहे हैं अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आप गए, आपकी शेयर प्राइस गिर जाएगी। क्या एमएम इस पे एग्री करता है? एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंस से ही कंसिस्टेंट है सवाल। ये 3 मार्क का आसान सा सवाल है। नहीं, सिग्नलिंग इफेक्ट इज समथिंग एल्स अब्दुल राफे। एमएम थ्योरी इज समथिंग एल्स। दोनों चीजों को मिला नहीं सकते। नहीं नहीं, टीजेड आप दोनों चीजों को मिला नहीं सकते। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी आप देखें, हमारे बुक में मौजूद है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? बहुत प्यारी बात करती है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी कहती है कि आपका डिविडेंड से नहीं पता चलता। यार ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मगर पता नहीं ये मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं है डिविडेंड थ्योरी का। डिविडेंड थ्योरी का अवेलेबल है मेरे पास अभी? फौरन देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं है शायद। नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ये कहती है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ये कहती है भैया कि आप की कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल देखा जाता है।
डिविडेंड ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिखवा भी देता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। बी पार्ट की बात हो रही है। डिविडेंड रिलेटेड थ्योरी क्या कहता है? अर्जेस दैट वैल्यू ऑफ कंपनी, ये शेयर होल्डर जो है इतना समझदार आदमी है, शेयर होल्डर समझदार आदमी है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल कादिर, आपने बहुत प्यारी बात की। आर्ग्यूज दैट वैल्यू ऑफ कंपनी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। यही होता है ना, इनकम के दो ही काम होते हैं, या तो डिविडेंड के थ्रू पे हो जाता है या फिर रिटेन हो जाता है। बात समझिएगा। हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। वैल्यू ऑफ कंपनी डिटरमिन्ड, ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी भी लिखने की आदत बने, वरना ओरल ओरल सॉल्व करने का तो हमें चस्का पड़ गया है, चस्का पड़ गया है, जो कि गैर मुनासिब है पेपर सिनेरियो से। वैल्यू ऑफ कंपनी डिटरमिन्ड थ्रू इनकम जनरेटेड बाय इट्स एसेट्स। इनकम क्या जनरेट हो रही है? शेयर होल्डर समझदार आदमी है, वो ये कहता है। शेयर होल्डर कहता है कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं मिला, कैपिटल गेन मिल जाएगा, रिटेन हो जाएगा ना, तो कैपिटल आगे जाके मैं कैपिटल गेन लगा लूंगा, कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये डिविडेंड इरेलेवेंस कहता है, ये वो वाला नहीं है, सिग्नलिंग इफेक्ट वाली अलग चीज है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर शेयर होल्डर, अगर सलीम कादिर कह रहे हैं डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर भाग जाएगा, प्राइस कम कर देगा, क्या ये सही बात है? इन द लाइट ऑफ अबव थ्योरी, इन द लाइट ऑफ अबव थ्योरी, थोड़ा सा वो गैप भी अच्छी कर रहे हैं। इट कैन बी सेड दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ सलीम कादिर इज नॉट वैलिड। सलीम कादिर का नाम लिखना पड़ेगा ताकि सिनेरियो से लिंक हो। हाँ बिल्कुल सही है, इसके पीछे लॉजिक ये होती है। अब्दुल कादिर ने बहुत प्यारी बात की, शेयर होल्डर कैन इनकैश बाय सेलिंग शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच दे नीड। बहुत अच्छी बात की, जिसको हम कहते हैं होममेड डिविडेंड। अब्दुल कादिर याद आ रहा है, एक टर्म होता है होममेड डिविडेंड। ज्यादा मार्क का सवाल नहीं है, 3 मार्क का सवाल है, वरना फिर आपको ये लिखना चाहिए कि शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड चाहिए तो भाई वो शेयर बेच दे, जब वो रिटेन करेगा। देखो आप लॉजिक समझो, अगर कंपनी शेयर का, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो वो पैसे क्या हो जाते हैं, री इन्वेस्ट हो जाते हैं। जब री इन्वेस्ट होंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, तो आप वो जो एक्स्ट्रा शेयर प्राइस बढ़ी है उतना आप जो है शेयर सेल कर दो, आपको होममेड डिविडेंड मिल जाएगा, होममेड डिविडेंड। आर्ग्यूमेंट ऑफ सलीम कादिर इज नॉट वैलिड एंड शेयर प्राइस विल नॉट डिक्रीज। बिल्कुल बिल्कुल शाफे, वो फिर अपना होममेड डिविडेंड बना सकता है इससे, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, लास्ट पार्ट डी पार्ट कर लेते हैं, मैं वापस बता देता हूँ होममेड डिविडेंड। अब्दुल राफे, सिनेरियो समझो, वैसे ये सवाल का सोल्यूशन हो चुका है, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि प्रॉफिट कमाया, और से समझिएगा लॉजिक यार प्लीज। प्रॉफिट या तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, लॉजिक समझिएगा, सही है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, रिटेन फॉर फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट। अगर ये फ्यूचर में री इन्वेस्ट हो गया तो क्या होगा, विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ कंपनी इन फ्यूचर। एग्री करेंगे? जब ये री इन्वेस्ट होगा तो वैल्यू ऑफ कंपनी बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात समझ आती है अब्दुल राफिया? प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में, या फिर रिटेन हो जाएगा फ्यूचर के लिए, रिटेन अर्निंग की फॉर्म में चला जाएगा। रिटेन का मतलब ये है ना कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रोक लेंगे, अपने पास रख लेंगे। जब हम इसको रोक लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वो री इन्वेस्ट होगा आगे जाके,
री इन्वेस्ट का मतलब है बिजनेस में पड़ा रहेगा, बिजनेस के पैसों में पड़ा रहेगा, बिजनेस के पैसों को हमने डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक दिया, बिजनेस के पैसों को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक दिया, बिजनेस के पैसों को डिविडेंड की फॉर्म में जाने से रोक दिया, तो ये बिजनेस में पड़ा पैसा तो री इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है अब्दुल राफे? जब री इन्वेस्ट होता है तो ये किसी न किसी प्रोजेक्ट में लग के, किसी न किसी प्रोजेक्ट में लग के, किसी न किसी जिसे कहते हैं काम में लग के री इन्वेस्ट होकर ये कंपनी की वैल्यू बढ़ाएगा। जब ये कंपनी की वैल्यू बढ़ाएगा तो शेयर प्राइस विल इंक्रीज, तो शेयर होल्डर को फायदा हुआ नहीं हुआ? चाहे आप डिविडेंड की फॉर्म में दें या चाहे आप ना भी दें तो भी शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड चाहिए तो ये जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, कैन सेल सम शेयर्स, उसकी वोटिंग पावर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ी है वो उसको सेल कर दे। इंजॉय होम मेड डिविडेंड। मेरी बात समझ आ रही? वो थोड़े से शेयर सेल कर दे, ज्यादा नहीं सेल करे। लेट से उसके 10 रुपए का शेयर था और 1 लाख शेयर थे तो उसकी वैल्यू 10 लाख थी। अब अगर शेयर 12 रुपए का हो गया, 12 रुपए का हो गया, तो वो थोड़े बहुत शेयर बेच दे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई है ना। पहले वैल्यू 10 लाख थी, अब 12 लाख हो गई, क्योंकि शेयर 12 रुपए का हो गया। वही शेयर उसके बाद 1 लाख ही पड़े हैं, तो अब 12 लाख उसके बाद अमाउंट हो गई है। मगर उसको अगर वो चाहे तो वही 2 लाख जो एक्स्ट्रा है, 2 लाख के शेयर बेच दे मार्केट में, तो वही 10 लाख पे आ जाएगा। तो समझो उसने 2 लाख के होम में डिविडेंड कर लिया, जितना डिविडेंड चाहिए उतने ही शेयर बेच दे वो, क्योंकि उसको 2 लाख का बेनिफिट तो हो गया ना, कि अब शेयर प्राइस 10 रुपए से चूंकि 12 रुपए हो गई है, तो उसका जो 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 वैल्यू थी वो 10 की जगह 12 हो गई है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि सवाल 3 मार्क का था, वरना आपको बस ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार ये री इन्वेस्ट होगा, फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ेगी, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी, तो वो जितना उसको चाहिए वो उतना बेच के अपना होममेड डिविडेंड बना ले, घर का डिविडेंड बना ले। अच्छा, लास्ट पार्ट, इवेलुएट बोथ द ऑप्शन फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड रिकमेंड व्हिच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। दो फाइनेंसिंग ऑप्शन है, राइट इशू कर लो या डिविडेंड पे ना करो, डिविडेंड रोक लो। बहुत अच्छा सवाल है ये, प्लीज ये करके हम एंड कर देते हैं, चले सेशन बस। हाँ बताएं। हाँ कैपिटल गेन हुआ अब्दुल राफे, मगर शेयर होल्डर को तो रिटर्न से मतलब है ना अब्दुल राफे। एमएम थ्योरी ये कह रही है कि शेयर होल्डर को रिटर्न से मतलब है, डिविडेंड से मतलब नहीं है। वो कह रही है कि अर्निंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम इसीलिए इसको अब्दुल राफे होम मेड डिविडेंड कह रहे हैं। होम मेड का मतलब है कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, ये हमने कैपिटल गेन की फॉर्म में खुद ही डिविडेंड बना लिया अपना। समझ रहे हो जो टर्म है होम मेड डिविडेंड की, वो इसीलिए होम मेड डिविडेंड कहा जाता है कि आपने अपने घर पे डिविडेंड बनाया है। ये कंपनी की तरफ से डिविडेंड नहीं था, ऑफिशियल डिविडेंड नहीं है, मगर डिविडेंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें फायदा हो रहा है, हमारे शेयर की वैल्यू बैठे बैठे 10 से 12 लाख हो गई। अच्छा अब बताएं क्या, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? वैसे आपस की बात है, राइट इश्यू करना बेहतर है या डिविडेंड पे ना करना बेहतर है? डिविडेंड पे ना करें और राइट इश्यू कर दें, ये अच्छा। इसने 6 मार्क का पूछा हुआ है, बताएं जल्दी से, शाबाश। नहीं डेट था ही नहीं इसमें अब्दुल राफे, ऑप्शन में ही नहीं है तो गलत बात हो जाएगी ना, जब उसने ऑप्शन में डेट रखा ही नहीं, गलत बात हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन फाइनेंसिंग के आप कंसीडर करें जो उसने डायरेक्टर ने प्रपोज किए हैं। एक डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि आप राइट इशू कर दें, जो कि शाहिद खान है। शाहिद खान कह रहे हैं राइट इशू कर दें, और सलीम कादिर कह रहे हैं कि डिविडेंड पे ना करें, मगर उसको लग रहा है कि शेयर प्राइस गिर जाएगी। अच्छा अब सुनिएगा, राइट इशू करने में फायदा क्या है, कहाँ ज्यादा फाइनेंस रेज हो सकता है? हाँ, कहाँ ज्यादा फाइनेंस रेज हो सकता है? जवाब दें। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस। डिविडेंड आप ज्यादा तो नहीं रोक सकते ना भाई, सिर्फ उसी साल का डिविडेंड रोक लोगे, 4-5 सालों का डिविडेंड एक साथ तो नहीं रोक सकते। मेरी बात समझ आ रही है? कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस देन डिविडेंड्स। और बताएं, और क्या फायदा हो सकता है? ठीक है, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल में राइज। और बताएं। होल्डिंग रिमेन्स द सेम, वेरी गुड पॉइंट। होल्डिंग पावर रिमेन्स द सेम। शेयर प्राइस में नॉट डिक्रीज, या ये कह लें कि इन इन ऑप्शन 2 स्टॉपेज ऑफ डिविडेंड में डिक्रीज शेयर प्राइस।
ये आपने पढ़ा था ना क्यों डिक्रीज होती है, वो याद है? हमने थोड़ी देर पहले बात, एमएम थ्योरी अब यहाँ फॉलो नहीं करनी है, वो तो एमएम थ्योरी का पार्ट तो बी में था, वो खत्म हो गया। स्टॉपेज ऑफ डिविडेंड में डिक्रीज शेयर प्राइस, क्यों? याद आ रहा है? सिग्नलिंग इफेक्ट। क्लाइंटेल इफेक्ट याद आ रहा है कि लो इनकम शेयर होल्डर जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि डिविडेंड मिल रहा नहीं मिल रहा, नहीं डिविडेंड मिलता वो छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहता है कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं मिला, मैं आगे कहीं कवर कर लूंगा कैपिटल गेन के थ्रू। मगर छोटा वाला तो शेयर होल्डर नहीं मानता ये बातें। इन ऑप्शन टू, स्टॉपेज ऑफ डिविडेंड में डिक्रीज शेयर प्राइस एज इट मे सिग्नल एडवर्स परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर्स। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, और बताएं। नॉर्मली क्या लगता है आपको? और ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंटेल इफेक्ट की बातें कर सकते हैं। सम शेयर होल्डर्स, जो मैं क्लाइंटेल इफेक्ट की बातें कर रहा था, आर मोर सेंसिटिव टू डिविडेंड देन कैपिटल गेन, so any reduction dividend में अगेन हम शेयर होल्डर्स कह सकते हैं लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप से परटेन करते हैं, पेंशनर्स हो गए, ठीक है, रिटायर्ड लोग हो गए। लास्ट पॉइंट ये लिख रहा हूँ, सम शेयर होल्डर्स लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप से रिलेट करते हैं, पेंशनर्स हो गए और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, आर मोर सेंसिटिव टू डिविडेंड देन कैपिटल गेन, सो एनी रिडक्शन इन डिविडेंड, so any reduction in dividend may force them to sell shares and therefore will decrease share price, and therefore will decrease share price. In option 2, stoppage of dividend may decrease share price as it may signal adverse performance to shareholder. shareholder को लग रहा है परफॉर्मेंस खराब हो गई है, शेयरहोल्डर को मसला, दूसरे पॉइंट में मसला है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। एक में तो सिग्नल चला गया परफॉर्मेंस खराब हो गई, ज्यादा बुरा है। एक में ये उसको पता है शेयरहोल्डर को परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई है, मगर उसको ये है कि भाई उसकी मजबूरी है, उसको डिविडेंड चाहिए जिंदा रहने के लिए। उसको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको ये नहीं लग रहा कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, यहाँ पे उसको पता है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर क्या मसला है कि उसका मजबूरी है कि उसको फौरन फौरन डिविडेंड चाहिए, हर महीने डिविडेंड चाहिए जिंदा रहने के लिए। हाँ, वो डिस्कस ऑपोजिट भी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का शेयरहोल्डर जो है वो मना नहीं करेगा। अच्छा, एक और मसला भी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन, वो राइट लेटर जाता है, ये सारी चीज होती है, प्रिंटिंग होती है, याद है राइट इशू का प्रोसेस है, जो लोग कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं उनको पता है, बट नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्कैटर्ड लिख रहा हूँ, मगर आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखिएगा, पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, ऑर्गेनाइज करके लिखिएगा। रिकमेंडेशन क्या लग रही है फाइनली? अभी तक जो पॉइंट आपके सामने आए उसमें क्या लग रहा है, ज्यादा बेहतर कौन है वैसे? रिकमेंडेशन में अगेन थोड़ा डिटेल लिखना चाहिए, मगर अगर मैं शॉर्ट रिकमेंडेशन लिखूं तो क्या लग रहा है, डिविडेंड या कैप या राइट शेयर्स, कौन सी ज्यादा बेहतर टेक्निक है? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे चैट के थ्रू, खत्म करें सेशन को, नमाज का भी टाइम हो रहा है ना। बिल्कुल। बाकी लोग का क्या ख्याल है? सही है? हाँ सही है, ठीक है, राइट शेयर ज्यादा मुनासिब लग रहा है, बिल्कुल सही कहा मेजोरिटी ने, माशाल्लाह। चले जी, कुछ फायदा हुआ आज के सेशन का? टाइम तो जाया नहीं हुआ, लैपटॉप की बैटरी भी डेड हो गई ऑलमोस्ट मेरी, नमाज का भी टाइम हो गया है। चलिए यार, लास्ट में बस ये मैं आपको कहूँगा, प्लीज़ यार दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा दुआ में अगर आपको फ़ायदा हुआ। और प्लीज़ यार एक लास्ट बात, बहुत लास्ट बात, वो ये कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और अपने तमाम जो स्टूडेंट्स, जो आपके कोलीग्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबके भी दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में, पता नहीं कब कबूल हो जाए।
ठीक है, चलें यार, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जो है वो आपकी कामयाबी में जल्द अज जल्द कन्वर्ट फरमाए, जल्द अज जल्द कन्वर्ट फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ग्रुप में मैं इंशाल्लाह चीज़ें फॉलो करता रहूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको जो है क्या कहते हैं, फिर आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रब्ता रहेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा हाफिज़।